Very good morning students, welcome to the class. So today we will start 13th chapter in your SST book, that is freedom struggle. आज़ादी की जो लड़ाई थी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आते हैं और हमारे देश को गुलाम बना लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। 1857 का रिवोल्ट हमने पढ़ा था कि लोग जो है ब्रिटिशर्स को जो है अपने देश से निकालना चाहते थे, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो उन सब चीज़ों के लिए फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम उसी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम भारतीयों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, उन सब स्ट्रगल को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। राइट, सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 101। दिस इज योर चैप्टर। ठीक है, इसमें पहले एक एक्टिविटी दिया है आपको, राइट द फेमस सेइंग्स ऑफ दीज लीडर्स हुज वर्ड्स वर एन इंस्पिरेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री। आज का आपका टास्क ये कि अभी आपको फिल नहीं करना है, आपको सिंपली सर्च करके आना है कि जो हमारे लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की कौन कौन सी ऐसे सेइंग्स हैं, कौन कौन सी बातें इन्होंने बोली हैं जिसने, जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे आज़ादी के जो योद्धा थे, संघर्ष करने वाले जो आज़ादी हमें दिलवाने के लिए लड़ रहे थे, उनके मन में किस तरीके से इंस्पिरेशन भरी, किस तरीके से उन लोगों को प्रोत्साहित किया, ऐसी कौन कौन सी बातें इन्होंने कही थी। आज सिर्फ उसको सिंपली सर्च करके आएंगे, पढ़ के आएंगे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था। ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, क्लियर है। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, आप लोग जो पढ़ के आएंगे, ठीक है, आप रफली इसको फिल करेंगे, अदरवाइज हम कल की क्लास में फिर इसको फिल करेंगे। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको बनाया जाता है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द रिटायर्ड इंग्लिश ब्यूरोक्रेट नेम्ड A.O. होमे। इसको कौन बनाता है, किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, ये एक रिटायर्ड इंग्लिश ब्यूरोक्रेट होते हैं। ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, आपके जो है डीसी हो गए या फिर आपके जो है कमिश्नर हो गए। ठीक है, इन सबको राजनयिक, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो एक रिटायर्ड इंग्लिश ब्यूरोक्रेट थे जिनका नाम A.O. होमे था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। Its objective was to serve as a platform for Indians to talk, discuss and negotiate matters on political issue. इसका ऑब्जेक्टिव, इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक जगह लोगों को, भारतीयों को, इंडियंस को प्रोवाइड की जाए जहाँ पे वो जो है बोल सके, डिस्कस कर सके और नेगोशिएट कर सके पॉलिटिकल इश्यूज़ को। ठीक है, कि कोई भी सरकार का कोई मुद्दा है, सरकारी मुद्दा है, पॉलिटिकल इशू है, वो उस पर बहस कर सके, उस पर अपनी राय रख सके और सरकार के साथ कुछ नेगोशिएट का मतलब होता है, जैसे आप जो है नेगोशिएशन का मतलब होता है जैसे आप अपनी बात कहेंगे, सामने वाला अपनी बात कहेगा। ठीक है, तो बीच का एक रास्ता निकाला जाता है, उसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ इंडियंस को प्रोवाइड करने के लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे। सबसे पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे होता है, बॉम्बे में होता है। इट हैड 72 डेलीगेट्स, इसमें जो 72 डेलीगेट्स कौन होते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस requested the British to bring out necessary reforms in the laws in a peaceful manner. जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, इन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स को टू ब्रिंग आउट नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द लॉज इन अ पीसफुल मैनर्स, मतलब जो भी रिफॉर्म्स वो हमारे कानून में लाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, उसको एक शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल मैनर मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से उन रिफॉर्म्स को लेके आए। ठीक है, मतलब ये कि जो ब्रिटिशर्स नए कानून बना रहे थे, जो भी हमारे रिफॉर्म्स लाने के लिए, हमारे रिफॉर्म्स क्या होते हैं, बदलाव लाने के लिए हमारी सोसाइटी में जो भी लॉ बनाए थे उनको पीसफुल तरीके से लागू करवाया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट करी कांग्रेस के मेंबर्स ने। दे रिमेन्ड फ्रेंडली टुवर्ड्स द देन ब्रिटिश रूलर्स बट बिलीव दैट इंडियंस शुड हैव अ प्रॉपर एंड लेजिटिमेट रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इन लोगों का जो
नेचर था, मतलब थोड़ा फ्रेंडली भी थे ये ब्रिटिशर्स के साथ, बहुत ज़्यादा क्रिटिक नहीं थे ब्रिटिशर्स के, फ्रेंडली एटीट्यूड रखते थे ब्रिटिश रूलर्स के साथ। लेकिन इनका ये भी मानना था कि जो भारतीय हैं उनको जो है पूरा रोल देना चाहिए सरकार के कामकाज में, यानी कि उनका मानना था कि ठीक है आप हमें गवर्न कर रहे हो लेकिन हमारा भी पूरा इसमें रोल होना चाहिए, एक अच्छा खासा रोल दो हमें, ताकि हम भी जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें सरकार में। दे वॉन्टेड अ लार्जर रोल इन द गवर्निंग ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि भारतीयों को और ज़्यादा रोल अपने देश की सरकार को चलाने में दिया जाए, ठीक है, कि ज़्यादातर जो डिसीजन है वो ब्रिटिशर्स ही ना लें बल्कि इंडियंस को भी इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। जो भी सरकार चलाने के डिसीजंस है, जो भी सरकारी कामकाज है, उनमें भारतीयों का रोल भी जो है ज़्यादा होना चाहिए। They did not seek immediate attainment of their goals as they feared that the government would suppress their activities. इन लोगों ने जो है ये नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें अचानक से हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को कि ठीक है आप हमें ही ज़्यादा रोल दो ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम इन सब चीज़ों के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे या ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सप्रेस कर देंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को कुचल देंगे, ठीक है, और फिर वो लोग वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया ब्रिटिशर्स को। क्लियर, और शांतिपूर्ण ढंग से ही इन्होंने अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई। दे एम्ड एट विनिंग फ्रीडम थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो लोग आज़ादी, जो उनका मकसद तो था आज़ादी पाना, लेकिन वो इस आज़ादी को जो है एक लगातार प्रोसेस की तरह पाना चाहते थे कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, ना कि एक ही दम से हम कोई ऐसी कोशिश करे, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में यही हुआ था ना, लोग अचानक से जो है लड़ने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारी एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर दे ब्रिटिशर्स, कुचल दे उन सब चीज़ों को। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे, आज़ादी का जो आंदोलन था उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। द अर्ली नेशनलिस्ट फेल्ड टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स। जो पहले के जो नेशनलिस्ट थे वो इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन उद्देश्यों को पूरा करने में फेल रहे थे। गिविंग राइज टू अनदर ग्रुप ऑफ लीडर्स नोन एज असर्टिव और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, जिससे जो है एक दूसरा ग्रुप लीडर्स का जो है राइज हुआ था, जो कि जिनको हम ज़्यादा असर्टिव या एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कहते हैं। मतलब फिर वो क्या करते थे, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो मतलब पूरी तरीके से एक तरीके की बात जो कह देते हैं। एक्सट्रीम समझते हो ना, कि जैसे हम कहें कि एक तो ये एंड है और एक ये एंड है, तो अगर आप इस साइड चले गए तो आप कहाँ गए, एक्सट्रीम एंड में पहुंच गए। तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे जो अपनी बात को बहुत ही जो है जोर शोर से बोलते थे। इनमें से द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। इनमें से जो सबसे मुख्य लीडर्स थे, असर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये फोटो आपको दी गई है, ठीक है। ये लीडर्स हैं नेशनल कांग्रेस के, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिनको शॉर्ट में क्या कहते थे, बाल लाल पाल कहते थे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन क्या होता है, जब किसी एरिया को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे इंडिया को दो भागों में बांट दिया था ना, एक पाकिस्तान बन गया था और एक इंडिया बन गया था। तो इंडिया को हम बोलते हैं ना पार्टीशन हो गया था, इंडिया का बंटवारा हो गया था। तो उससे पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वो देखते हैं हम कैसे हुआ था। बंगाल इंक्लूडेड द हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ बिहार। पहले क्या था, बंगाल के अंदर बिहार का वो रीजन था जहाँ पे लोग हिंदी बोलते थे, यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे बंगाल के उस एरिया में, जो कि जिसको बिहार बोला जाता था, ठीक है। द उड़िया स्पीकिंग रीजन ऑफ उड़ीसा एज वेल एज द असमी स्पीकिंग रीजन ऑफ असम। देखो बंगाल में क्या क्या था, हिंदी बोलने वाले लोग जो है बिहार में रहते थे, उड़िया बोलने वाले लोग
उड़ीसा के कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो कि उड़िया बोलते थे। आसमी स्पीकिंग रीजन भी था असम का, मतलब असम का कुछ हिस्सा था, उड़ीसा का कुछ हिस्सा था और बिहार का कुछ हिस्सा था। ये सब पार्ट जो है बंगाल में मिले हुए थे। तो जो उड़ीसा का हिस्सा था वहाँ के लोग उड़िया बोलते थे, असम का जो रीजन था वहाँ के लोग असमीज बोलते थे, और जो बिहार का रीजन था वहाँ के लोग हिंदी बोलते थे। ठीक है, मेकिंग इट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। इससे ये जो बंगाल था ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनती थी, यानी कि काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता था ये। The decision to effect the partition of Bengal took place in 16 अक्टूबर 1905। बंगाल का जो पार्टीशन करने का डिसीजन था वो 16 अक्टूबर 1905 को लिया गया कि ठीक है अब बंगाल का जो है पार्टीशन कर देते, क्योंकि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन रहा था जिसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जो है काफ़ी एक ट्रिकी टास्क था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू प्रोविंसेस। उस समय में क्या होते थे, देखो स्टेट्स नहीं होती थी, प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, क्लियर है। तो स्टेट्स को प्रोविंसेस कहा जाता था, जैसे कि हम कहते हैं ना राजा की प्रोविंसेस होती हैं उस तरीके से। तो उसको जो है बंगाल को जो है दो प्रोविंसेस में बांट दिया जाता है, एक होता है वेस्ट बंगाल और दूसरा होता है ईस्ट बंगाल। ठीक है, दो भागों में बांट के ईस्ट और वेस्ट बंगाल दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। This divided the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas। इससे क्या होता है, जो मुस्लिम एरिया होता है वो ईस्टर्न पार्ट में चला जाता है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में कौन से लोग रह जाते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लोग रह जाते हैं, और वेस्टर्न एरिया में ज़्यादातर हिंदू लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक मुस्लिम का हो जाता है ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट हो जाता है हिंदुओं का। ठीक है, इस तरीके से जो है पार्टीशन कर दिया जाता है बंगाल का। दिस डिवाइडेड द लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरियाज। The Hindus of West Bengal complained that the division would make them a minority in the province। इसके बाद जो वेस्ट बंगाल के जो हिंदू होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं, उनकी शिकायत होती है कि ये जो डिवीज़न किया गया है इससे हिंदू लोग जो है माइनॉरिटी में चले जाएंगे। माइनॉरिटी का मतलब है उनकी संख्या जो है कम रह जाएगी। ठीक है, अब हमारी संख्या जो है यहाँ पे कम रह जाएगी वेस्ट बंगाल में। बट द पार्टीशन वॉज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल। लेकिन ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम होते हैं वो इस पार्टीशन से खुश होते हैं, वो इस पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं। The Indians were outraged when they realized it was a divide and rule policy imposed by the British to stir up rivalry among the natives। जो भारतीय होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा जो है रोष गुस्से में आ जाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि ये जो पार्टीशन था ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना कर किया गया था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पता है ना, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाते थे। दो ग्रुप हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई करवाते थे और फिर उनको कंट्रोल करते थे। तो जब भारतीयों को ये पता लगता है कि इट वॉज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इम्पोज बाय द ब्रिटिश टू स्टीयर अप राइवलरी अमंग द नेटिव्स, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है भारतीयों को जब उनको पता चलता है कि जो नेटिव्स हैं यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एक शत्रुता लाने के लिए ही फूट डालो और राज करो की पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ने अपनाई है कि उनको डिवाइड कर दिया दो भागों में, हिंदू और मुस्लिम में। उनके बीच में जो है राइवलरी हो गई, दुश्मनी हो गई, और अब ये लोग इनको आसानी से रूल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा आता है। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भारतीयों को पता चलता है कि अच्छा इनकी पॉलिसी तो ये थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस नहीं था, बल्कि ये लोग क्या चाहते थे कि दोनों जो ग्रुप हैं, दो रिलीजियस ग्रुप है हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए और फिर इनको जो है सप्रेस कर दें। स्वदेशी एंड बायकट मूवमेंट। स्वदेशी क्या होता है, अपने देश की चीज़ों को अपनाना, जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं उनको अपनाना, और बायकट का मतलब होता है ऐसी चीज़ों को छोड़ देना या ऐसी चीज़ों को ना अपनाना जो कि विदेशी हो। ठीक है, When the partition of Bengal came to be known to the public, there was an outrage। जैसे ही कि बंगाल का पार्टीशन लोगों को पता चलता है, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। द काउंटर इफेक्ट ऑफ दिस पार्टीशन वॉज द स्वदेशी मूवमेंट। अब इसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है, लोग जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में लोग क्या कहते हैं कि हम सिर्फ अपने देश की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, विदेशों से आने वाली चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस मूवमेंट वॉज मार्क्ड बाय मॉडरेट मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट लाइक पैम्फलेट्स, पिटिशंस, मीटिंग्स एंड प्रेस कैंपेन्स।
ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, इसको छोटे छोटे तरीकों से, मॉडरेट मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में या इस तरीकों से नहीं किया गया, मॉडरेट मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट इस्तेमाल किए गए। यानी कि प्रोटेस्ट क्या होता है कि अपनी बात दिखाने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए लोगों ने पैम्फलेट्स, छोटे छोटे पेपर्स के इश्तिहार, ठीक है, पिटिशंस होते हैं कि याचनाएं लिखी लोगों ने, कुछ मीटिंग्स करी और कुछ प्रेस कैंपेन्स चलाए अपने जो प्रोटेस्ट था उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से जो है कैंपेन्स चलाए गए, पैम्फलेट्स, पिटिशंस, मीटिंग्स और प्रेस कैंपेन्स के थ्रू जो है लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ और स्वदेशी मूवमेंट चलाया अपना। द लीडर्स वांटेड द पब्लिक टू थिंक एंड एक्ट इन फेवर ऑफ इंडिया एंड शो देयर डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन। जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि लोग जो है सोचें और इंडिया के फेवर में जो है एक्ट करें, यानी कि भारत के बारे में सोचें और भारत के लिए जो है एक्ट करें। जो उनका डिसकंटेंटमेंट है यानी कि असंतोष है ब्रिटिशर्स के मतलब इस पार्टीशन के खिलाफ जो बंगाल का किया गया है डिसकंटेंटमेंट, उसको दर्शाएं, उसको दिखाएं कि हम इस पार्टीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ठीक है, टू लेट द ब्रिटिश नो दैट they were unhappy with their decision of partition, they followed certain methods which are the significant features of this movement। अब ब्रिटिशर्स को ये बात बताने के लिए कि हम इस पार्टीशन के डिसीजन से खुश नहीं हैं, उन लोगों ने जो है कुछ तरीके अपनाए विच आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट, जो कि इस आंदोलन के कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स थे। तो कुछ उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए ताकि वो ब्रिटिशर्स को ये मैसेज दे सके कि ये जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है इस चीज़ से ये लोग खुश नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ मेथड्स अपनाए, जैसे कि दे यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स, यानी कि भारत में बने हुए वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू करा। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट था तो उसका मतलब ही ये है कि भारत में बनी हुई चीज़ों का ही हम जो है इस्तेमाल करेंगे। दे बायकॉट द यूज़ ऑफ फॉरेन गुड्स, बायकॉट का मतलब होता है कि अब हम विदेशों में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बायकॉट कर दिया। ठीक है, तो बायकॉट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम सिर्फ भारतीय सामान का ही इस्तेमाल करेंगे और हम भारतीय विदेशी सामान का जो है बायकॉट करते हैं। पीपल गैदर्ड एट क्रॉस रोड्स एंड बर्न इम्पोर्टेड क्लोथ्स, लोग जो है चौराहों पे खड़े हो चौराहों पे जो है इकट्ठे होने लगे और जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स यानी कि विदेशों से जो इम्पोर्ट होके भारत में आते थे उन कपड़ों को चौक पे जला देते थे, क्रॉस रोड्स पे जला देते थे। ठीक है, दे बॉयकॉट द यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड शुगर, विदेश से आने वाली जो शुगर थी, देखो जो बाहर से सामान आता है उसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेड, जो हमारे देश से बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टेड। ठीक है, बाहर हमने सामान भेजा है इसका मतलब हमने एक्सपोर्ट किया, दूसरे देश से सामान अगर हमारी कंट्री में है दैट मीन्स हमने इम्पोर्ट किया। तो जो इम्पोर्टेड शुगर थी यानी कि विदेशों से जो शुगर आती थी भारत में इम्पोर्ट होके उसके इस्तेमाल को भारतीयों ने बॉयकॉट कर दिया। तो क्या क्या चीज़ें करी हमने, भारतीयों ने जो है डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ भारत में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जो विदेशी सामान है उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसको हम बॉयकॉट करेंगे। और लोग जो है चौक पे चौराहों पे इकट्ठे होने लगे और जितने भी इम्पोर्टेड क्लोथ्स होते थे, विदेशों से आए हुए जो कपड़े होते थे उसको जला देते थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड शुगर थी, विदेश से आने वाली जो चीनी थी, उसका भी लोगों ने बहिष्कार किया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना किस तरीके से होती है 1885 में, और जो लीडर्स होते हैं वो एक फ्रेंडली मैनर में नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जो है इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ा सके। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अचानक से, जैसे पहले होता आया था कि वो उनके मूवमेंट को सप्रेस करते थे, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, ये इंडियंस नहीं चाहते थे जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कि ब्रिटिशर्स फिर से उनके मूवमेंट को सप्रेस कर दें। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे लीडर्स जो हैं आते हैं, क्योंकि वो लीडर्स जो है इस गोल को अटेन करने में फेल होते हैं, तो उसके बाद कुछ जो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट आते हैं, असर्टिव लीडर्स आते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। हिंदी स्पोकन जो हिंदू लोग होते हैं उनको जो है वेस्ट बंगाल में शिफ्ट कर दिया, मतलब उनको वेस्ट बंगाल
में उसका पार्टीशन कर दिया जाता है और ईस्ट बंगाल जो है मुस्लिम को दे दिया जाता है। लेटर ऑन लोग जो भारतीय जो होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या थी, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि फूट डालो और राज करो की पॉलिसी थी, जिसके बाद लोग जो है भड़क जाते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि इस तरीके से हमारे डिवाइड करके ब्रिटिशर्स हमें एक दूसरे के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं लोग, भारतीय जो होते हैं वो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि अब हम सिर्फ भारत में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे और जितनी भी विदेशों से बनी हुई इम्पोर्टेंट चीज़ें भारत में आ रही हैं हम उनका बायकॉट करेंगे, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स वो उठाते हैं अपना विरोध जो है ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए, जैसे दे यूज्ड ओनली इंडियन मेड गुड्स, भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दे बायकॉट द यूज़ ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशों में बनी चीज़ों का जो है बायकॉट करते हैं। पीपल गैदर्ड एट क्रॉस रोड्स क्या होते हैं, जो चौराहे होते हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। एंड बर्ड इंपॉर्टेंट क्लोथ्स, और इम्पोर्टेंट क्लोथ्स जो होते हैं उनको जला देते हैं, विदेशों से आए हुए क्लोथ्स को जला देते हैं। दे बॉयकॉट द यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड शुगर, इसके अलावा जो विदेशों से आने वाली चीनी होती है उसको भी बॉयकॉट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, यहाँ तक रीड आउट करके आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।